प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के अध्याय प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम भाग का अध्ययन हम लोग करेंगे। बच्चों, आपने इससे पहले कक्षा 8 में बहुत कुछ इतिहास के विषय में पढ़ा होगा। बच्चों, आप यह बताइए, जब कोई सरकार हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की अमानवीय व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाती है या हमारे लिए ऐसे कानून बना देती है जो मानवीय न हो, तो हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं। बच्चों, जब यह आंदोलन अधिक मात्रा में एक बड़े भूभाग में हो, देशव्यापी हो, तो उसे क्या कहेंगे? बच्चों, वह भी आंदोलन होता है, लेकिन उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। जी हाँ, आपने सुना होगा विश्व में बहुत सी ऐसी क्रांतियां हुई हैं जो स्वतंत्रता को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर हुई हैं। तो बच्चों, उन क्रांतियों में बहुत से नाम ऐसे आएंगे, जैसे आपके देश में ही 1857 की क्रांति हुई, इसी तरीके से इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति हुई, इसी तरीके से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, अमेरिकी क्रांति कहा जाता है, वह हुई। इसी तरीके से रूस की क्रांति हुई, इसी तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई। तो बच्चों, आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह हमारा विषय है, उसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, आज के जो अध्ययन के हमारे शिक्षण बिंदु हैं वह हैं फ्रांसीसी क्रांति का ऐतिहासिक महत्व, फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण और जीने हेतु संघर्ष, उभरता हुआ मध्य वर्ग एवं विशेषाधिकारों का अंत, क्रांति का प्रारंभ। आज इन बिंदुओं पर हमारा जो शिक्षण है वह केंद्रित होगा। बच्चों, भाग 2 में पढ़ाए जाने वाले जो शिक्षण बिंदु होंगे उन्हें हम आपको बता देते हैं। फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति एवं संवैधानिक राजतंत्र का उदय, राजनीतिक प्रतीक चिन्हों का अर्थ, फ्रांस में राजतंत्र का पूर्णतः अंत एवं गणतंत्र की स्थापना, आतंक का राज्य, इन बिंदुओं पर हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं हमारे वह हैं फ्रांसीसी क्रांति के ऐतिहासिक महत्व को हम समझ सकेंगे, फ्रांसीसी समाज के वर्गीकरण का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, फ्रांस में हुए निरंकुश राजतंत्र के अंत के कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए चलते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि क्रांति कहते किसको हैं? अभी हमने आपको बताया पाठ के प्रारंभ में कि जब सरकारें या राजशाही जनता के ऊपर अमानवीय एवं अप्राकृतिक तरीके से शासन करने लग जाती हैं तो बहुसंख्यक जनता द्वारा किया गया विद्रोह रूपी विरोध, क्या? विद्रोह रूपी विरोध क्रांति कहलाता है। फिर से आपको समझाते हैं कि क्रांतियों के स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। रक्तहीन क्रांति भी हो सकती है, रक्त युक्त क्रांति भी हो सकती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं, रक्त युक्त कहते हैं। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिस क्रांति में, जिस आंदोलन में हमारा खून खराबा ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, उसे हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और जहाँ पर खून खराबा हो, मारकाट हो, उसे हम रक्त युक्त क्रांति कहते हैं। तो बच्चों, जो फ्रांस की क्रांति है एक रक्त युक्त क्रांति थी। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रक्तहीन क्रांति किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, रक्तहीन क्रांति का तात्पर्य है, अभी हमने बताया कि जहां पर खून खराबा न हो। विश्व में ऐसी क्रांति हुई है, 1688 की जो ब्रिटेन की क्रांति थी उसे इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, फ्रांस की क्रांति के द्वारा संपूर्ण विश्व को समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे जो आदर्श मिले, वो मानवीय मूल्य इस क्रांति ने हमें प्रदान किए, जिन्होंने पूरे विश्व में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। बच्चों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अर्थ क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। स्वतंत्रता से आशय है हमारा कि ऐसी स्वतंत्रता जिस पर कुछ बंधन हो, बंधन रहित स्वतंत्रता स्वच्छंदता कहलाती है। अर्थात ये कहेंगे कि अगर हमारे ऊपर किसी कार्य को करने में अगर कोई बंधन नहीं है तो वो हमारी मनमानी है, हमारी स्वच्छंदता है। अतः हमारी स्वतंत्रता वही है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ न हो।
जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि आप अपने घर पर रहते हैं और अपने घर पर रह करके अपने कामकाज करते हैं, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पर यदि आप पानी फैलाना प्रारंभ कर दें तो यह आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहाँ से पड़ोसी की स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए यह कहा जाएगा कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है बंधनों का अभाव नहीं, बंधनों से युक्त स्वतंत्रता, उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। फिर है समानता। समानता का आशय है बच्चों कि हमें कानून के समक्ष, न्याय के समक्ष समता प्राप्त हो। हमें वहाँ जब कानून के सामने हम जाएं तो जाति, धर्म, मजहब आदि सब को छोड़कर हमें जो समानता मिले वही समानता आम आदमी के लिए हो और वही समानता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी हो। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे वही दंड मिलेगा जो एक आम नागरिक को मिलता है, वही सर्वोच्च व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समानता है वो समानता इसमें कही गई है। बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि हम जिस देश के निवासी हैं वहाँ भाईचारे के साथ हम रहें। हम किसी भी प्रांत के निवासी हों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, लेकिन हम ये नहीं कहते, जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हम भारतीय हैं, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी हम नहीं देखते, हम यह कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो जो बंधुत्व है, ये तीन गुण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमें फ्रांसीसी क्रांति से अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हुए। क्या आज के समय में ये आदर्श मूल्य आपको प्राप्त हो रहे हैं? यह एक प्रश्न है आपसे। बिल्कुल प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें प्रारंभ में ही इन मूल्यों का समावेश किया गया है। बच्चों, आज हम लोग इन मूल्यों को सहज और सुलभ मानकर चलते हैं। इनकी जो हम देखरेख करते हैं उनको बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन मूल्यों का एक इतिहास रहा है, बड़ी कठिनाई से हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे देश को जिन राजनेताओं ने, जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र कराया है, कभी उनसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है तो वह बता पाएंगे। अतः हमें इस धरोहर को संभाल के रखना चाहिए। बच्चों, एक प्रश्न है आपसे कि समानता से आपका आशय क्या है? एक उदाहरण देकर आप समझाएं। हमें विश्वास है अभी हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। समानता से आशय है हमारा, एक तो यह कि कानून के समक्ष सभी समान हों, संविधान के समक्ष सभी समान हों, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। और दूसरा अर्थ है समानों में समान, अर्थात जहाँ पर हमें ये देखा जाए कि वर्ग के हिसाब से, मान लीजिए कोई आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और कोई कक्षा 5 का विद्यार्थी ले आया जाए जिसकी जो बुद्धि लब्धि है बहुत अधिक हो, आपके साथ बैठ के उसको पढ़ाया जाए, फिर भी वो समानता नहीं होगी आपसे। क्यों? क्योंकि बुद्धि लब्धि उसकी ज़्यादा है परंतु आयु में आपके समान नहीं है। तो यहाँ दो प्रकार की समानता की बात है। एक तो हम कानून के समक्ष हमें समता मिले, हमारे अधिकार हमको मिले, हमें बराबर सम्मान मिले, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। और दूसरी समानता यह है कि समानों में समान हो हम। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति को एक बार सारांश में समझ लेते हैं, फिर आगे भी विस्तृत हम लोग समझेंगे। इस क्रांति का प्रारंभ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को उस समय हुआ जब हजारों की संख्या में लोग पेरिस के पूर्वी भाग की सड़कों पर बास्टिल के किले की ओर भागे चले जा रहे थे। अब बास्टिल के किले की ओर क्यों भाग रहे थे? क्योंकि बास्टिल के किले का विध्वंस करना था। अब विध्वंस क्यों करना था? विध्वंस इसलिए करना था कि उसके कई कारण थे। पहला ये कि बास्टिल के किले में जो फ्रांस की निरंकुश सत्ता थी, उन्होंने वहाँ पे एक अस्थाई जेल बना रखी थी। तो उस जेल में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति अगर जो है फ्रांस के सम्राट के विरुद्ध बोलता था या सही बात कहता था तो उसको जो है देशद्रोही कह करके उसी बास्टिल के किले में जो निर्मित जेल थी उसमें बंद कर दिया जाता था। तो जो जनता थी वो बास्टिल के किले को विध्वंस करने जा रही थी कि इस किले को हम ध्वंस कर देंगे और जो कैदी हैं उनको छुड़ा लेंगे। दूसरी चीज़, हमें वहाँ से गोला बारूद भी मिल जाएगा जिससे कि हम फ्रांस की सत्ता के विरुद्ध लड़ेंगे, ऐसा मानना था उन लोगों का। एक और बात है कि जो बास्टिल का किला था वो घृणा का केंद्र बन चुका था। क्यों? क्योंकि राजशाही जो निरंकुश थी उसके प्रति लोगों के मन में घृणा थी। तो लोगों को ये लगता था कि ये घृणा का केंद्र है, अतः इसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। तो वही बास्टिल के किले की तरफ पब्लिक धावा बोलती चली जा रही थी। लोगों में ये एक अफवाह फैली बहुत तेज़ी से कि राजा ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। यह खबर केवल पेरिस शहर तक सीमित नहीं थी, अपितु दूर दूर के गांवों तक फैल चुकी थी। सम्राट लुई 16वें ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। लगभग 7000 महिला एवं पुरुष टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना गठन करने का निर्णय लिया। बच्चों, आंदोलनकारियों ने हथियारों की खोज में, अभी हमने बताया कि बास्टिल के किले पर
जो जेल निर्मित थी उस पर धावा बोल दिया। और उसमें हुआ क्या, उम्मीद थी कि गोला बारूद हमें मिलेगा। बच्चों, इस हमले में जो बास्टिल का कमांडर था किले का, वो मारा गया और इन्होंने क्या किया, कैदियों को रिहा कर लिया। हालांकि वो कैदी बहुत कम थे, केवल 7 कैदी वहाँ मिले थे। अब सम्राट की जो निरंकुश शक्तियाँ हैं उनका ये प्रतीक होने के कारण इसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त होने के बाद इसके जो अवशेष थे उसको क्या किया, बाजार में जा कर के बेच लिया। अब इसके क्रेता कौन थे, क्रेता वो लोग थे, बहुत से लोगों को बच्चों स्मृति चिन्हों को सजो कर रखने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों ने उनके अवशेषों को खरीद लिया। बच्चों, एक चित्र आपके लिए हमने यहाँ दिया है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि हजारों की संख्या में देखो भीड़ है। ये बास्टिल का किला है जिसमें जेल निर्मित थी, और ये देखिए इसमें आग लगा दी क्रांतिकारियों ने, अब पूरी तरीके से इसका विध्वंस करने पे आमादा हैं। यही है बास्टिल का किला। बच्चों, एक प्रश्न है आपसे कि क्रांतिकारियों ने बास्टिल के किले के को ही अपना निशाना क्यों बनाया। अभी हमने आपको बताया है, पहला कारण था कि बास्टिल का जो किला था वह निरंकुश जो सत्ता थी उसका प्रतीक था, तो लोगों के मन में घृणा थी। दूसरा, वहाँ से गोला बारूद मिलने की उम्मीद थी। और तीसरा, जो कैदी वहाँ थे उन्हें छुड़ाना अनिवार्य था कि उन्हें हम अपने साथ आंदोलनकारियों के रूप में शामिल कर लेंगे। ये 3 कारण थे। फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण। बच्चों, अब हम लोग फ्रांसीसी समाज के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बूर्बो राजवंश का लुई 16वां आसीन हुआ, जिसकी उम्र उस समय केवल 20 वर्ष थी। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोएनेत, क्या नाम है, एंतोएनेत, इनसे हुआ। राजकार्य में यह पूरा हस्तक्षेप करती थीं, अर्थात लुई 16वें के साथ बैठ करके पूरा राजकाज संभालती थीं। लुई 16वें को विरासत में कुछ समस्याएं प्राप्त हुई थीं। कैसे? एक तो फ्रांस वर्षों तक युद्धरत रहा था लुई 14वें के समय से ही, तो जब बेटा युद्ध किसी के लिए बच्चों अच्छा नहीं होता, तो जब युद्धरत रहा तो फ्रांस का जो राजकोष है वो खाली हो गया। अब जित तो वित्तीय संसाधन थे वो भी नष्ट हो चुके थे, लेकिन राजमहल की शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी, उसमें खूब कस के धन बर्बाद किया जा रहा था। 13 उपनिवेश किसके, जो अमेरिका के थे और अंग्रेजों के अंदर थे, अंतर्गत थे। तो 13 उपनिवेशों को जब अमेरिका ने आज़ाद कराया तो उसमें फ्रांस से मदद ली। जब फ्रांस ने मदद दी अमेरिका को उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के लिए, तो 10 अरब लिब्रे का अतिरिक्त कर्जा ले लिया। जी हाँ, ये लिब्रे एक मुद्रा थी, अभी आगे आपको बताएंगे। और 2 अरब लिब्रे का जो कर्ज है वो पहले से ही था, तो कुल कर्ज कितना हो गया, 12 अरब लिब्रे। अब क्या हुआ कि सरकार से, जिन लोगों ने सरकार को ब्याज दिया था, ब्याज पर पैसे दिए थे, अब वो कर्जदाता जो थे वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। एक तो सरकार के पास राजकोष ऐसे ही खाली था, अब कर्जदाता कह रहे हैं कि 10% हमें ब्याज वापस करो। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वो ब्याज पर ही अदा करने में खर्च कर देती थी। ऐसी स्थिति में सरकार के पास अपने जो नियमित आवश्यक खर्चे थे, जैसे सेना का रखरखाव, सरकारी कार्यालयों में जो देना है, तनख्वाह देना है, उसके लिए विद्यालय और महाविद्यालय आदि के लिए जो धन था उसका अभाव हो गया। अपनी समस्याओं के कारण अंततः लुई 16वें वो करों में वृद्धि करने के लिए विवश हुए। बच्चों, परंतु जो फ्रांस में करों की अदायगी की व्यवस्था थी वो अत्यंत दोषपूर्ण थी। कैसी थी, अभी हम लोग समझते हैं। 3 वर्गों में फ्रांसीसी समाज विभाजित था, और यह सामंती जो व्यवस्था थी उसका परिचायक था। अब आपको मन में प्रश्न होगा कि सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं। सामंती व्यवस्था उसे कहते हैं कि जहाँ पर जो कुलीन और संपन्न लोग हैं वो काम नहीं करते और धनवान होते जाते हैं, और जो छोटा वर्ग है, असली मेहनत करने वाला, उसका शोषण किया जाता है। यही सामंती व्यवस्था थी और मध्यकाल में बहुत प्रचलित थी। बच्चों, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, परंतु आश्चर्य होगा कि ये ज़मीन के मालिक नहीं थे। हाँ, क्योंकि 60% जो ज़मीन के मालिक थे वो या तो कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, या तृतीय एस्टेट के ऐसे अमीर लोग थे जो पढ़े लिखे शिक्षित थे। प्रथम 2 वर्ग, पादरी और कुलीन, को जन्मजात कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। हाँ, क्या अधिकार? जिनमें सबसे प्रमुख अधिकार था करों की अदायगी न करना।
अब करों की अदायगी जब न करना इनका अधिकार नहीं था, तो वो जिम्मेदारी किसकी जाती थी? केवल तृतीय एस्टेट के लोगों को ही सौंपी गई थी। आप ये देखिए, आपको एक चित्र के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि जो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी। एक था प्रथम एस्टेट जिसमें पादरी वर्ग थे, दूसरा था द्वितीय एस्टेट जिसमें कुलीन वर्ग था, और तीसरा जो तृतीय एस्टेट था उसमें प्रथम वाले चरण में बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी आदि लोग थे। फिर दूसरे वर्ग में किसान और कारीगर थे, और सबसे नीचे छोटे कृषक, भूमिहीन मजदूर और नौकर लोग थे। यह तृतीय एस्टेट की कहानी है। अब जिम्मेदारी देखिए, न तो करों की जिम्मेदारी इनकी थी न इनकी थी, जिम्मेदारी इन लोगों की थी कर अदा करने की, समझिए आप। और जमीन सबसे ज़्यादा 90% जो है इनकी भूमिका थी, लेकिन जमीन के मालिक कौन थे? प्रथम एस्टेट, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और ये लोग जमीन के मालिक थे। तो इतनी दूषित व्यवस्था थी। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आप फ्रांस की कर प्रणाली को उचित मानते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बिल्कुल ठीक, हमारे दृष्टिकोण में भी फ्रांस की यह कर प्रणाली उचित नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में क्रांति ही होनी चाहिए, और इसलिए उचित नहीं है क्योंकि करों का वर्गीकरण भी समान रूप से होना चाहिए। बच्चों, कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकार क्या थे? सभी प्रकार के करों से मुक्ति थी। किसानों से सामंती कर वसूल करने की आज़ादी, अर्थात एक तरीके से जबरदस्ती कर वसूल करना। तीसरी, किसानों के स्वामी बनकर खेतों में और घरों में बलपूर्वक कार्य कराना, जिसे बेगार कहा जाता है। सैन्य सेवाएं लेना, सड़क निर्माण जैसे कार्यों को बलपूर्वक कराना। पादरी वर्ग द्वारा भी किसानों से एक कर लिया जाता था जिसे टाइद कहते थे। हाँ, यह धार्मिक कर होता था और यह कृषि उपज का 1/10वां भाग लिया जाता था। इसके बाद भी तृतीय वर्ग के जो लोग थे वो सरकार को एक टाइल नामक प्रत्यक्ष कर भी देते थे। हाँ, वो धार्मिक कर टाइद है, ये टाइल है। नमक एवं तंबाकू जैसी जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं थीं उन पर क्या होता था? अप्रत्यक्ष कर भी लगाए गए थे। इस कर व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांस की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था केवल करों के माध्यम से ही चलती थी। महत्वपूर्ण शब्दावली है, हमने आपको समझाने की कोशिश की है। एस्टेट का अर्थ होता है फ्रांस के सामाजिक वर्गीकरण में कुछ विशेषाधिकारों से युक्त कुलीन एवं संपन्न लोगों की हैसियत की अभिव्यक्ति। पादरी वर्ग, चर्च द्वारा धार्मिक कार्यों में लगाए गए लोगों का एक समूह। लिव्रे फ्रांस की एक मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई। टाइद एक धार्मिक कर था जो उपज का 1/10वां भाग देना होता था। टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। अब आपसे एक प्रश्न है कि आप द्वारा चुकाए जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की सूची आपको बनानी है। जी हाँ, प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसे हम जानते हैं कि हम ये दे रहे हैं, जैसे आयकर, हमें पता है कि हमारी आय से इतना कटा। अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे आप 100 रुपये की कोई वस्तु लाते हैं, आपको नहीं पता इसमें कितना हमने कर दिया, तो ऐसे आपको एक सूची बनानी है। बच्चों, जीने हेतु संघर्ष, ये अगला जो है हमारा शीर्षक है, जीने हेतु संघर्ष। इस पे समझ लेते हैं। फ्रांस की जनसंख्या में सन 1715 से लेकर 1789 के मध्य लगभग 50 लाख जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगा? खाद्यान्न की खपत बढ़ेगी। जब खाद्यान्न की खपत बढ़ेगी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, और जब खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कमी हो जाएगी, उनके मूल्य बढ़ेंगे। तो फ्रांस का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसके भाव अत्यधिक बढ़ गए। कारखानों में कार्यरत मजदूरों की जो मजदूरी थी उनमें जो वृद्धि होना था वो महंगाई के अनुपात में नहीं हो रही थी। अमीर और धनवान हो रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान वर्ग भी अत्यधिक परेशान था। जीविका संकट उत्पन्न हो गया। अब आपके मन में होगा कि जीविका संकट किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जब स्थिति इतनी भयावह हो जाए कि जीवित रहने के लिए हमारे पास न्यूनतम संसाधन भी न हो, तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहा जाता है। इस प्रकार के जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र में फ्रांस में आम बात थी, अक्सर हुआ करते थे। इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जीविका संकट उत्पन्न कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? खराब फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर जब फसल बर्बाद होगी तो क्या होगा? अन्नाभाव हो जाएगा, अन्न का अभाव। फिर खाद्य पदार्थ की कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। ठीक, उसके बाद अब जो है गरीब पाव रोटी नहीं खा पाएंगे, या जिसका जो भोजन है वो नहीं कर पाएगा।
जब पाव रोटी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा और खाद्य दंगे भड़केंगे। जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो अगला चरण क्या होगा, महामारी फैलेगी, और जब महामारी फैलेगी तो क्या होगा, मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी, और खाद्य दंगे अगर होते हैं तो भी मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इस चित्र के माध्यम से हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नवीन मध्य वर्ग का उदय। ये नवीन मध्य वर्ग कौन था? 18वीं शताब्दी में एक नवीन समूह का उदय हुआ था जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ये तृतीय एस्टेट के कुछ शिक्षित, समृद्ध एवं नवीन विचारों से ओतप्रोत लोग थे। इनमें कौन है? इनमें रेशमी ऊनी वस्त्रों के समुद्र पारीय सौदागर एवं निर्माता थे, वकील थे, अन्य पेशेवर लोग थे। इनका मानना था कि जन्म से सभी समान उत्पन्न होते हैं, किसी को भी किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, सभी की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता से निर्धारित होनी चाहिए। जॉन लॉक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। रूसो बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज की परिकल्पना की। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सरकार के साथ 2 अनुबंध, जिसका अंग्रेजी नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, में राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता, जिसका अंग्रेजी नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जनता एवं सरकार के मध्य सामाजिक अनुबंधों पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू बहुत बड़े ये दार्शनिक हुए हैं और राजनीति पर इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात इन्होंने कहा शक्ति एक जगह नहीं रहनी चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अपने देश में है 3 जगह बांट देनी चाहिए। हाँ, तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया। बच्चों, जब अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए उस समय वहाँ पर जो सरकार बनी वो इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही बनाई गई। फ्रांस के नवीन राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान एवं उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी उसने एक प्रेरणा का काम किया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति पहले हो चुकी थी। एक और चिंतकों के इन विचारों को सामान्य जनमानस में खूब प्रसारित किया गया, और दूसरी ओर लुई 16वें द्वारा पुनः कर लगाने की जो खबर थी उससे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। प्राचीन राजतंत्र के कुछ अनुभव। बच्चों, ये 2 अनुभव हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये जॉर्ज डांटन है एक, जो क्रांतिकारी राजनीति में आगे सक्रिय हुए। जॉर्ज डांटन, इन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलना असंभव थी। मेरे कुलीन न होने एवं कोई संरक्षक भी न होने के कारण सेना में विकल्प भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं कुलीन भी नहीं था और मैं जो है मेरे पास किसी प्रकार का कोई सिफारिश भी नहीं थी। धनवान न होने के कारण कोई बड़ा ओहदा भी मैं नहीं खरीद सकता था। सभी ने मुझसे मुंह फेर लिया। चर्च ने भी हमें कोई किसी प्रकार की स्थान नहीं दिया। व्यवस्था ने हमें शिक्षित तो कर दिया, लेकिन प्रतिभा का इस्तेमाल करने के अवसर हमें उपलब्ध नहीं कराए। ये अंतिम लाइन देखिए कि व्यवस्था ने हमें शिक्षित तो कर दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा का प्रयोग करने के लिए हमें अवसर प्रदान नहीं किए। आगे अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, इनके कथन पर। और दूसरा एक कथन है, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज यात्री थे जिन्होंने 1787 से 1789 के मध्य कहाँ की, फ्रांस की यात्रा की। तो उन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा। क्या लिखा कि सेवा टहल में, मतलब जो नौकर लोग लगे रहते थे, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों को, खासकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को यह ज्ञात होना चाहिए कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होगी जिसमें उन्होंने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे अच्छा व्यवहार किया होता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोजन करना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपने बेटी के अपहरण पर अथवा अपने बेटे के गला रेते जाने पर किसी प्रकार का विलाप नहीं करना चाहिए। यह आर्थर यंग का कहना है। अब आगे 2 प्रश्न यहीं से उत्पन्न होते हैं। पहला, जॉर्ज डांटन यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? जॉर्ज डांटन ने कहा कि व्यवस्था ने हमें शिक्षित तो बना दिया, लेकिन हमें हमारी प्रतिभा का अवसर उसको सिद्ध करने का नहीं दिया। इसका तात्पर्य यह था कि फ्रांस की व्यवस्था में केवल विशेषाधिकार थे, वहाँ किसी भी प्रकार की आपकी योग्यता, आपकी जो सक्षमता है वह प्रभावी नहीं हो सकती थी।
इसलिए उन्होंने कहा। और आर्थर यंग, दूसरे कथन में आर्थर यंग ने संदेश दिया, वहाँ की जो सामंती व्यवस्था थी उसको संदेश दिया है कि उन्होंने लोगों को गुलाम बना करके, जो आम जनमानस था, किसान वर्ग था, उनको गुलामों की तरह उनसे नौकरी तो कराई, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिए, उनको मनुष्यता का अधिकार भी नहीं दिया, उनको इंसान भी नहीं माना। और वह किसकी आलोचना कर रहे हैं? वहाँ के जो सामंती व्यवस्था है वह उनकी आलोचना कर रहे हैं। और गुलाम से उनका क्या आशय था? जो सामान्य तृतीय वर्ग के लोग थे उनको उन्होंने गुलाम कह करके कहा है। क्रांति के प्रारंभ के तात्कालिक कारण, अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लुई 16वें ने जब करों में वृद्धि की तो यह सामान्य कार्य नहीं था, क्योंकि सम्राट अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे प्रतिनिधि सभा, एस्टेट जनरल से मंजूरी लेनी होती थी। तो उन्होंने क्या किया? प्रतिनिधि सभा में तीनों एस्टेट का भाग होता था, सभी लोग अपना प्रतिनिधित्व करते थे। अंततः सम्राट ने कर वृद्धि के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुला ली। क्या हुआ? प्रथम एवं दूसरे एस्टेट से 300 लोग बुलाए गए और उन्हें अग्रिम पंक्ति में ससम्मान बिठाया गया। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधियों को पीछे खड़ा कर दिया गया, और जिसमें शिक्षित और अमीर लोग थे। अब देखिए, किसानों, महिलाओं एवं कर्मकार वर्ग का प्रवेश तो वर्जित था, जिनकी संख्या सबसे बड़ी थी। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात सभा में पहुंचाई। प्रतिनिधि सभा के नियमानुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। वर्ग को, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय, केवल एक एक मत देने का अधिकार था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तीसरा वर्ग जो गया था, उनके प्रतिनिधियों ने मांग की सभा से कि मतदान जो है, मतदान पूरी सभा करेगी, पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाए, और प्रत्येक सदस्य को, अर्थात 300 और 600 जो गए हैं, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। जब सम्राट ने तीसरे वर्ग के इस प्रस्ताव को नकार दिया तो क्या किया? तीसरे वर्ग ने प्रतिनिधि सभा से अपना बहिष्कार कर दिया। 20 जून को मिराबियो एवं आबेसिये के नेतृत्व में तीसरे वर्ग के सभी प्रतिनिधि वार्साय के आंतरिक टेनिस कोर्ट में एकत्र हो गए। अब आपके मन में होगा कि मिराबियो, आबेसिये कौन है? अभी बताते हैं। स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया इन लोगों ने, और क्या की? शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अब मिराबियो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन यह क्या था? विशेषाधिकारों का विरोधी था, इसलिए इस तृतीय वर्ग का अगुवाई कर रहा था। और आबेसिये एक पादरी था और यह भी अत्याचारों का विरोधी था, इसलिए इन लोगों का अगुवाई कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। दोनों ने वार्साय में एकत्र भीड़ के मध्य जोशीला भाषण दिया। आगे देखिए, एक चित्र है मिराबियो का, जो कि वार्साय के टेनिस कोर्ट में भाषण दे रहे हैं और क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और नेशनल असेंबली फ्रांस का संविधान बनाने में जुटी थी, तो दूसरी ओर संपूर्ण फ्रांस आंदोलनरत था। उस वर्ष फ्रांस में अत्यधिक ठंड के कारण फसल बर्बाद हो चुकी थी, अतः जो पाव रोटी थी उसकी कीमतों में अत्यंत वृद्धि हो चुकी थी। शुरू में आपको बताया भी था। बेकरी मालिक जमाखोरी में लगे थे और बेकरी की दुकानों पर महिलाओं की घंटों लाइन लगती थी। क्रुद्ध महिलाओं ने दुकानों पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। गांव-गांव अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने किराए के लुटेरों को फसल बर्बाद करने हेतु जबरन जो है हमसे कर वसूली हेतु उन्हें भेजा है। किसानों ने आक्रांत होकर ग्रामीण किलों को ध्वस्त कर दिया, भंडार गृहों को लूट लिया और लगान संबंधी जो दस्तावेज थे उनको जला दिया। हिंसा के इस दौर में कुलीन अपनी जागीरों को छोड़कर अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे। अंततः सम्राट को झुकना पड़ा और नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। 4 अगस्त 1789 की रात्रि में असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंत व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्गों के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। चर्च के जो स्वामित्व में जो भूमि थी वो भी ले ली गई। धार्मिक कर जो टाइद था उसे समाप्त कर दिया गया। इस कार्य से लगभग 20 अरब लिब्रे की जो संपत्ति थी वो सरकार के पास आ चुकी थी। अभी तक फ्रांस में चले आ रहे निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ। बच्चों, अब प्रश्न है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के लिए आप मुख्य रूप से किस कारण को उत्तरदायी मानते हैं? हमारा ये मानना है कि फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे पहला कारण था जो वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो मानवीय स्थितियाँ थीं वो नहीं थीं। कर जो है अत्यधिक बढ़ा दिए थे और करों का जो दायित्व था केवल तृतीय वर्ग का था, अर्थात सभी प्रकार की असमानता थी और जो सामंती व्यवस्था थी वह अत्यधिक उसकी उत्तरदायी थी। बच्चों, आज का जो हमारा गृह कार्य है
उसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? आपको इसको लिखना है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था पर अपने देश की वर्ग व्यवस्था में आपको तुलना करनी है और उसको लिखना है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर अपने विचारों को 10 पंक्तियों में आपको लिखना है। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत किस प्रकार हुआ? आपका इसको विस्तृत वर्णन लिखना है, कम से कम 1 पन्ने में। बच्चों, अगर इस प्रकार की आप अध्ययन सामग्री को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अभ्यास के लिए दीक्षा ऐप पर जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, अथवा जो हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर के आप इस प्रकार की अध्ययन सामग्री को खोज सकते हैं। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आज आपने फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम भाग में बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा और आगे हम आपको इसका दूसरा भाग बताएंगे। और इसी के साथ मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।